दोस्तों, केदार सम्मान से सम्मानित विनोद दास हिंदी के सुपरिचित कवि संपादक हैं। उनकी कविताएं समय के विद्रूप और विडंबनाओं को और इनसे भरे दृश्यों को लगातार अपना आकार लेती हैं। एक तरह से वृतांत के कवि हैं विनोद दास। कविताएं संकेत ही नहीं करती बल्कि शिनाख्त करती चलती हैं, जांच पड़ताल करती हैं। वे साकार विषयों को जैसे तलाशते हैं, उनके गुण को, उनके औचित्य को परखते हैं और उन्हें फिर कविताओं में अपने साकार करते चलते हैं। उनकी सिपाही कविता देखी जा सकती है जो विषय और बर्ताव में अप्रतिम है। खिलाफ हवा से गुजरते हुए इनकी कविता संग्रह का नाम है। खुद विनोद दास जी का कहना है अपनी कविताई के बारे में कि अगर कुछ समय की दूरी को लांघ कर कविता रच कर पक कर मुझे परेशान करती रहे तो मैं उसे कागज पर उतार लेता हूँ। मुझे एक ऐसी सृष्टि लगती है जैसे संसार में जुड़ी होकर भी इससे जुदा है, अलग होती है। जब मैं कविता रचने की प्रक्रिया में होता हूँ तो मेरे अपने स्वजन, अपने परिजन समझ जाते हैं कि मैं अब इस दुनिया में नहीं, किसी और ही दुनिया में विचरण कर रहा हूँ। इस हालात में मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, एकांत चुनता हूँ। और उस समय कविता मुझे एक ऐसा लोकतंत्र लगता है जहाँ मैं निर्भय होकर बोल सकता हूँ, तानाशाह को ललकार सकता हूँ, उत्पीड़ित के साथ रो सकता हूँ, किसी प्रिय के कान में कुछ फुसफुसा सकता हूँ, किसी भी निर्जीव वस्तु से गप्पे मार सकता हूँ। और बस कविता का यही गुण अपनी तरफ मुझे बुलाता है। बस कविता का यही लक्षण मुझे भाता है। तो इसलिए मुझे कोई बड़े तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, हम भी विनोद दास जी की तामझाम से दूर उनकी 5 कविताओं के बहाने शुद्धार्थियों हम उनकी रचनात्मक यात्रा तय करेंगे और आज उनके संघर्ष धर्मिता को, रचना धर्मिता को, उनके प्रतिरोध के स्वर को चिन्हने और पहचानने की कोशिश करेंगे। मेरी पसंद की उनकी पहली कविता है पिंजड़ा। हल्की हवा में गहरी सांस लेता हूँ, हल्की हवा में गहरी सांस लेता हूँ और डूबते हुए सूरज को साखी बांधकर कहता हूँ, मैं यहाँ नहीं आऊँगा दोबारा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा दोबारा। मुझे नहीं चाहिए मीठे फल, मेरी उम्र के पंख गिर रहे हैं लगातार, जा रही है आंखों की रोशनी, छाती में उठता है भयानक दर्द, छाती में उठता है भयानक दर्द। मेरी समझ में नहीं आता यहाँ का माया जाल, खो गई यहाँ मेरी जीभ, मेरा साहस, मेरा चहचहाना, खो गई यहाँ मेरी जीभ, मेरा साहस, मेरा चहचहाना। निस्सार शब्द टाइप करते करते भिनभिनाने लगी हैं मेरी आत्मा पर गंदी मक्खियां। मैं निश्चय करता हूँ इस चांदी के पिंजड़े में फिर कभी नहीं आऊंगा। अगले दिन फिर उसे पिंजड़े के सामने होता हूँ, अगले दिन फिर उसे पिंजड़े के सामने होता हूँ और उसमें रखी रोटी धीमे से मुस्कुराती है। साथियों, बेबसी है ये। विनोद दास इस कविता को हम जिस नौकरी तंत्र में हैं, ये तमाम जो नौकरशाही दबदबा है, वर्चस्व है और हम अपने को घिसे जा रहे हैं, रोज रोज खर्च कर रहे हैं, जिस चीज से जुड़ाव महसूस नहीं करते, कोई लगाव महसूस नहीं करते, जिसे हम सर्जनात्मक नहीं मानते, रचनात्मक नहीं मानते, जिसे हम रोज रोज एक रास्ता में जीते हैं, सपाट जीते हैं और जिसे करने को हम बेबस हैं, अनिच्छा से ढोए जा रहे हैं जिसे। तो क्योंकि सर्जक मन है कवि और विनोद दास संघर्ष के कवि हैं, जुझारू होना, संघर्षशील होना, नित नया कुछ अनुभव करना, नित नया कुछ सजोना, बटोरना और उस अनुभूत सत्य को उजागर करना। तो ये जो अन्वेषणवादी होता है, जो शोध परख होता है, जो खोजता रहता है, निरंतर नए अनुसंधान करना चाहता है, वो एक परिपाटी में, एक ढुलमुल दिनचर्या में, एक रास्ता के जीवन में, एक सपाट जीवन शैली को जीते हुए किस तरह उगता जाता है। और हम वह रोज रोज कर रहे होते हैं, रोज रोज उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे होते हैं क्योंकि बेबसी है। जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए
कोई ढब अपनाना पड़ता है, और ढब जो अपनाए तो उसकी सृजनात्मकता आहत होती है, उसके भीतर का वो भाव संवेदन बार बार आहत होता है, और कहता है कि ये ज़रूरतें चिढ़ाती हैं, जैसे मुंह चिढ़ाती हैं कि फिर वापस लौट आए तुम, बहुत उकताए मुझसे, बहुत कोसा मुझे, और फिर वही करने के लिए तुम लौट आए। दूसरी कविता है बलात्कृता का हलफनामा। ये कविता शोधार्थियों विशेष ध्यान दीजिएगा, मुझे विशेष प्रिय है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह मैं कतई नहीं रोऊंगी। आंसू बहाकर मैं भीगी माचिस नहीं बनना चाहती। अपनी बेतरतीब वार जिंदगी की तरह मैं कुछ बेतरतीब वार बताना चाहती हूँ। प्यार से नहीं, भूल से पैदा हुई संतान के लिए खतरा अधिकतर आसपास ही होता है, और इसकी शुरुआत बहुत पहले मेरे घर से हो चुकी थी। बहुत पहले मेरे घर से हो चुकी थी। अक्षर ज्ञान के पहले से ही मैं पढ़ने लगी थी नेत्रहीनों की तरह कामातुर स्पर्श। जब मामा, चाचा, सौतेले भाई रिश्तों की आड़ में बन जाते थे मर्द, जलेबी, लेमन जूस या अंधेरे के खेलों के खतरों का मेरी माँ को तब तक पता न चलता। मुझे तो क्या, मेरी माँ को तब तक पता न चलता जब तक उल्टियां नहीं होती या खून से लथपथ नहीं मिलता अंतर्वस्त्र। क्या ये वासना थी? क्या वासना थी? वासना क्या होती है इतनी अल्पायु में? भला मैं क्या जानती, जैसे नहीं जानती कि वह पागल स्त्री जो उभरे बड़े पेट के साथ देश के हर शहर में किसी चौराहे के पास जूठे पत्तल चाटती हुई मिल जाती है। बस जब वे छूटे तो लगता कि कोई छिपकली मेरे अंगों पर रेंग रही है, नितंबों पर चिकोटियां काट रही हैं चींटियां। बस ट्रेन की भीड़ में, मेले बाजार की धक्का मुक्की में वे बिलबिलाते तिलचट्टे की तरह मुझे छूटे सरसराते केचुए की तरह। बलात्कार सिर्फ लिंग से ही नहीं होते, आंखों से भी होते हैं। सृष्टि में सबसे अधिक बलात्कार कल्पना से होते हैं। इनके अनंत चेहरे थे। कोई गणित ट्यूटर के वेश में आता, अखबार के बहाने नोचने लगता वक्ष, तो कोई संगीत गुरु तबले की तरह बजाने लगता मेरी देह। कोई तरक्की का झांसा देकर केबिन में चबा लेता मेरे होठ। कोई अभिनेत्री बनाने की लालच देकर खेलता देह प्रेम का खेल। बाबा फकीरों की तो बात ही अलग थी। संतान सुख के देने के बहाने उतार देता था मुझसे पूरे वस्त्र। शौहर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, अवमानना का मुकदमा चल जाएगा मुझ पर। न्यायालय भी देता है शौहर को बलात्कार की छूट। चलती सिगरेट की दाग की तरह मेरी आत्मा पर बैठे हैं इनके दंश, इनके पक्के निशान जो अंतिम समय मेरी अस्थियों के साथ जाएंगे। गरीब दलित सखियों के बारे में क्या कहूँ? कांपता है कलेजा। ये सखियां ऊंची जाति के लिए नापदान, फिर भी आम की मुफ्त चटनी से भी ज्यादा उन्हें लगती है इनकी देह चटपटी। होती है खेत खलिहान में रौंदने के लिए केली बिस्तर, नाम नुकुर या चूं चरा करने पर बढ़ जाती है उनकी प्रतिशोध का सामान। आपके किताबी लफ्जों में कहूँ तो इनकी खामोश चीखों से लिखा जाता है उनके वर्चस्व और पौरुष का इतिहास। गाय से भी कम है इनका महत्व। वह चाहे घर में झाड़ू पोछा करती छमिया हो या फसल काटती धनिया हो, इनकी शिकायत अक्सर थाने के बाहर छटपटा कर छोड़ देती है। हुज्जत करने पर लॉकअप में पिटते हैं नाते रिश्तेदार। मंद घिनौनी मुस्कान के साथ कचहरी में पूछते वकील जज घृणित सवाल, गोया भरी सभा में आईने के सामने फिर से किया जा रहा हो शाब्दिक बलात्कार। कोई इन कुलच्छनों के साथ नहीं आता, न पंचायत न राजनीतिक दल। इनके लिए राजधानी की सड़कों पर कोई मोमबत्ती मार्च भी नहीं निकालता। टीवी अखबार के संवाददाता, महामहिम या अभिनेता के फोटोशूट में रहते हैं व्यस्त। वे सांसद भी रहती हैं चुप, जो संसद में छाती पीटती थी एक गर्भवती हथनी के मरने पर। मैं आपको कुछ समझने लगी हूँ। आप केवल देखना चाहते हैं मेरी आंखों में डर का कांपता पानी। मेरी आजादी आपके डर के भीतर कैद है। चाहे मेरी पोशाक हो या नौकरी, या हो स्कूल का बस्ता, मन से शादी या प्रेम का जिक्र करना तो मेरे लिए कुफ्र है।
इसके लिए आपकी पंचायत बांटती ही रहती है चरित्रहीनता का प्रमाण पत्र। मैं जानती हूँ शौचालय में मेरी गंदी गंदी तस्वीर बनाकर, गंदी गंदी गालियां नवाज कर तोड़ना चाहते हैं आप मेरा मनोबल। अब मैं इस डर से पार चली गई हूँ। वैसे भी आपकी नजरों में हो गई हूँ अशुद्ध, हालांकि ऐसी पवित्रता पर मैं थूकती हूँ। दरअसल मेरी योनि मेरी देह पर सबसे पवित्र अंग है। हर महान रक्त स्नान से होता रहता है पवित्र, जहां से हुआ इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म। मेरे मौत की प्रतीक्षा करना बेकार है। जीवन बहुत सुंदर है। मोबाइल के अश्लील वीडियो से बनी आपकी घटिया सोच के लिए गले में दुपट्टा बांध कर नहीं दूंगी अपनी जान। हाँ, आपके लिए एक और आखिरी बात। मेरा मन एक किले जैसा दुर्भेद्य है, जो किसी भी आक्रमण से नहीं जीता जा सकता, लेकिन मासूम है इतना कि एक सुंदर फूल पेश करने पर भी हार देता है। हाँ, आपके लिए एक और आखिरी बात। मेरा मन एक किले जैसा दुर्भेद्य है, जो किसी भी आक्रमण से नहीं जीता जा सकता, लेकिन मासूम है इतना कि एक सुंदर फूल पेश करने पर भी हार देता है अपना सर्वस्व। विनोद दास जी की कविता बेहतरीन कविता इस मायने में भी है साथियों कि जो दिन प्रतिदिन घर की बेटियां, बच्चियां, युवा स्त्रियां लगातार आरक्षित असुरक्षित होती जा रही हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षा उनको अपने घरों में ही जो मर्द हैं, माँ जिन पर भरोसा करती है, वे चाचा हो सकते हैं, वे मामा हो सकते हैं, वे ताऊ हो सकते हैं, परिवार का कोई भी ऐसा पुरुष सदस्य जो ऐसी निगाह से और ऐसे एकांत की तलाश में रहता है कि वह स्त्री को अपनी संपत्ति के तौर पर, उसे भोगने के लिए एक वस्तु के तौर पर लोलुप रहता है। और ऐसी स्त्रियां, ऐसी बच्चियां घर ही नहीं बाहर भी, नौकरी में, रोजी रोजगार में, शिक्षालयों में, संस्थानों में, कार्यालयों में, हर जगह सुरक्षित हैं। लेकिन ये बच्चियां अब प्रतिकार पर उठकर खड़ी हो गई हैं, एक हो गई हैं। अब वे अपने विवेक से, अपनी सोच से, अपने सौंदर्य को, अपनी देह को निष्पाप मानती हैं चूंकि, और वे कहती हैं कि हम कोई वस्तु नहीं है, हम विषय बन सकती हैं, हम केंद्र में आ सकती हैं, हम नेपथ्य में अब नहीं रहेंगी, हम चीखेंगी चिल्लाएंगी नहीं, हम रोएंगी नहीं, हम रो गाकर विलाप नहीं करेंगी, रक्षा के लिए आपको पुकारेंगे भी नहीं, हम अपनी लड़ाई और अपने जैसों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। अब हम मुखर होंगी और पर्दाफाश कर देंगी, आप सबको बेनकाब कर देंगी, दिखा देंगी सबको, और हम उस शर्म को, उस संकोच को और उस चुप्पी को आज त्यागती हैं। दरअसल विनोद दास हर उस स्त्री, हर उस बच्ची के साथ हैं और उसके पैरोकार बन रहे हैं कि देखो, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। अपने मोर्चे के, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए वो दबंगई तुम्हारे भीतर आना ही होगा। उस बिंदासपन को, उस बिलौसपन को, उस निर्भीकता को, उस साहस को अपनाना ही होगा। और तब देखो, समाज की ये जो बड़ी मूछ वाले लोग हैं, तथा कथित जो मर्द बनते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं और डराते हैं, आपको भयभीत रखते हैं, आपको आतंक और भय के साए में रखते हैं, उन सबको दो टूक जवाब देने के लिए आप काफी हैं। अगली कविता है वह रोज एक पुराने संदूक से नए और तह किए कपड़े निकालती और सोचती कि उसे उस दिन पहनेगी। थोड़ी देर बाद उसी संदूक में फिर उन कपड़ों को तहाकर रख देती। जब होती कहीं आस पड़ोस में शादी, उसे चढ़ाता बुखार और दर्द से उसकी देह ऐंठने लगती। वह सोने से पहले हर रात देखती एक सजा घोड़ा जो आकाश से उतरता था और उसे दूर ले जाता था। उसने शीशे में देखे एक दिन अपने सिर में कई पके बाल। उस रात घोड़ों की टापों ने उसे रौंद डाला। अधपकी जिंदगी, जीवन के युवाकाल को बिताकर अपनी इच्छा, अपनी कामना और अपने स्वप्न का लिबास पहनकर, ओढ़कर सोई हुई स्त्री प्रतीक्षा में है मनोनुकूल वर के, इच्छित वर के, और
वो इच्छित वर, वो मनोनुकूल वर, वो पुरुष जो उसका जीवन संगी हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है, हमदर्द हो सकता है, हमजुबान हो सकता है, वो उसकी प्रतीक्षा में ही रह जाती है। उसके दबाव और उसकी परिस्थितियाँ, उसका दम घुटू माहौल और उसकी अभावग्रस्तता, वह रोज रोज उन अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को उभारती है, हवा दिखाती है, संजोती है और सपने देखती है, सपने बुनती है और फिर तह लगाकर उसी पुरानी बात से निभा देती है। अब जबकि अरुणाई, उसका यौवन बीतता जा रहा है, बालों में सफेदी झांकने लगी है और उस सफेदी झांकते हुए जब अपने को वो आईने में देखती है और अपना साक्षात करती है तो उसे लगता है कि अरे जीवन यूं ही बीत गया और मैं प्रतीक्षा में ही रही और वह प्रतीक्षा पूरी न हुई। तो एकाएक उसके सारे स्वप्न, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं भरभरा कर गिर जाती हैं और विनोद दास एक स्त्री के भीतर की इस बुलबुलाहट को, इस बेचैनी को और इस यंत्रणा को, इस यातना को, इच्छा और स्वप्न के भरभराने की पीड़ा को किस तरह पकड़ते हैं। बेहतरीन कविता है। अगली कविता है तवा और ये बहुत लोकप्रिय कविता है विनोद दास जी की। मैं पढ़ती हूँ। यह लौटने का वक्त है, यह लौटने का वक्त है। एक औरत इंतजार करती है चूल्हे के पास रखे तवे के साथ। तवा ठंडा है। मैं जब कोई ठंडा तवा देखता हूँ कांप उठता हूँ। ठंडे तवे के पास फैली है उदास खामोशी। इस उदास खामोशी से मैं निपटना चाहता हूँ। इस उदास खामोशी से मैं निपटना चाहता हूँ। तवे को मैं तपता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन यह चुनौती देता रहता है। मुझे सुबह शाम और सुबह और शाम लौटने का वक्त हो चला है। अभी एक आदमी कुछ बुदबुदाता आएगा, एक गंदे झोले के साथ थककर चूर। आग दहकेगी, तवा गर्म होगा, पकते हुए आटे की गंध चारों तरफ फैल जाएगी। फिर तवा सो जाएगा ठंडे चूल्हे के पास, अगले दिन आग में जलने के लिए बिना किसी पश्चाताप। ये तवा तो तवा है ही शोधार्थियों, जो आप समझ रहे हैं। इसमें अभाव है, इसमें वह सब कुछ है जो शाब्दिक अर्थ आप पकड़ रहे हैं। लेकिन ये तवा वो स्त्री भी तो है जो जलती है, सुलगती है, सींचती है, आंच पर रोज रूप चढ़ती है, आग जलाती है, रोटी सेकती है, दूसरे को साधन सुविधा देती है, सुख देती है, गंध और स्पर्श देती है और फिर उस ठंडे तवे के पास, जैसे ठंडे चूल्हे के पास वो तवा फिर से वहीं सिमट जाता है अगले दिन फिर चूल्हे पर चढ़ने के लिए। तो ये कविता केवल गरीबी की कविता नहीं है, बेकारी और भूख की कविता नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक अर्थ में, प्रतीकात्मक अर्थ में ये कविता एक औरत की भी जीवनी बयान करती है, उसकी दिनचर्या बयान करती है, उसकी उपयोगिता, उसकी ज़रूरत बयान करती है और वह किस तरह से रोज रोज रीझती, सींचती, खींचती अपनी दिनचर्या में दूसरे दिन की तैयारी करती है। तो रोज रोज उस औरत की इस सतत यात्रा को विनोद दास पकड़ते हैं। और ये अगली कविता है अधूरा स्वेटर। जब सर्दियाँ आती हैं तो बुनने लगती हो स्वेटर पुराने ऊन का। जब सर्दियाँ आती हैं तो बुनने लगती हो स्वेटर पुराने ऊन का। पुराने ऊन से तुम हर सर्दियों में पूरा करना चाहती हो एक स्वेटर। पुराना ऊन बार बार टूटता है और तुम हर बार एक नई उम्मीद से उसे जोड़ती हो, गांठ लगा लगा कर उस पुराने ऊन को बार बार जोड़ती हो। तुम फंदा डालकर जब बुनती हुई घर, तुम्हारे शरीर में एक तेज सिहरन होती है और आंखों में तैरने लगता है एक स्वच्छ घर। मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है। सर्दियां बीतती ही चली जा रही हैं और तुम्हारा स्वेटर कभी पूरा नहीं होता, और तुम्हारा स्वेटर कभी पूरा नहीं होता। साथियों, विनोद दास मुझे लगता है प्रतीकात्मकता को बहुत पसंद करते हैं। शब्द में कई कई अर्थ गूंज रहे होते हैं
और वही इस कविता का इनर सेल्फ भी है, उसकी अंतश्चेतना भी है। एक वो घर जो फंदा डालकर घर पर चढ़ते हैं, एक फंदा उतारते हैं, एक स्वेटर की बुनाई, उस स्वेटर की बुनाई के साथ साथ संबंधों की बुनाई, वो सर्दियों में रिश्तों की गर्माहट, वो इच्छा, वो एक घर चढ़ना और पुरानी चीजों से संजोकर कैसे नए घर की कल्पना करना, पुरानी ऊन को बटोरकर नया स्वेटर बनाने की कल्पना करना। एक स्त्री बुनकर की तरह दरअसल न केवल रिश्तों को बुन रही होती है, घर परिवार को बुन रही होती है, अपने समाज को बुन रही होती है, वह धुरी की तरह लगातार सृजनरत रहती है। तो उसे बुनकर कहती हूँ मैं, और विनोद दास भी लगभग वही ध्वनि इस कविता में दी है शुभारंभ में। अगली कविता है नमक। मुंह में कौर डालते ही मैं चीखता हूँ नमक। पत्नी कहती है घर में नहीं है नमक, कहता है दुकानदार बाजार में नहीं है नमक। संसद में उठता है सवाल, शोर उठता है, उठते हैं हवा में हाथ, हाफते हुए उठते हैं गोल मटोल मंत्री और देते हैं बयान बाजार में उपलब्ध है नमक सस्ते दामों पर। मैं जानता हूं यह तय करना मुश्किल है मंत्री के सच में है कितना नमक। मैंने सुना है इधर उन्होंने त्याग दिया है सेवन नमक का, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे मालूम है नमक पचना आसान नहीं, नमक हलाल नमक हराम। नमक पचना आसान नहीं, कहाँ गायब हो जाता है नमक, कैसे गायब हो जाता है नमक, मुझे मालूम नहीं। जैसे मुझे मालूम नहीं कैसे गायब हो जाती है शहर से अचानक एक रात में गंदी बस्ती। गायब हो जाता है यदि नमक बाजार से समुद्र दुश्मनों के कब्जे में भी होगा, हम थोड़ा सा बचा रखेंगे नमक अपने पसीनों में, अपने रक्त में, अपने आंसुओं में आखिरी दिनों तक। ये बेहतरीन कविता थी विनोद दास जी की। आप देखें साथियों कि नमक के भी कई मायने निकलते हैं। नमक अदायगी, नमक हलाली, नमक की कीमत, नमक की आर्द्रता, उसकी लुनाई और उस नमक की कद्र और काबिलियत कौन पहचानता है, किसकी दरकार है, कौन समझता है। क्योंकि हर तरफ घर है, बाजार है, संसद है, सड़क है, सब तरफ यही घोटालेबाजी विनोद दास पकड़ते हैं। बेहतरीन कविताएं सुधारती, बहुत शुक्रिया।